नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपनी जो क्लास है वो बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। इसमें बहुत सारे कंपटीशन के छोटे छोटे प्रश्न आपके सामने में रखूँगा, बताऊँगा और इस क्लास को लेने के बाद आपके जो बहुत सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज की जो क्लास है अपनी वो सर्वनाम की क्लास है। इससे पहले हमने संज्ञा के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लिया था और मुझे पूर्ण विश्वास है कि संज्ञा से संबंधित सारे जो कंफ्यूज आपके थे वो क्लियर हो गए थे। बीच में आपकी मांग के अनुसार मैंने एक संधि का पार्ट लिया था, संधि करवाई थी। तो संधि के 4-5 वीडियो या जो 4-5 क्लासें हैं वो अपनी कंप्लीट हो गई थी। अब वापस संज्ञा के बाद सर्वनाम की क्लास लेते हैं। तो आज की क्लास जो है वो बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है और इसमें बहुत सारे कंपटीशन के प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो शर्त यही है कि इस क्लास को, इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और अगर आप अंत तक देखोगे तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ में कहूँगा कि सर्वनाम के संबंधित जितने भी प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे थे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सर्वनाम। सर्वनाम ये क्या है? एक तो विकारी शब्द या पद है। तो कंपटीशन का एक प्रश्न तो यहीं से बन गया। सर्वनाम है विकारी शब्द या पद। विकारी शब्द कौन से होते हैं? जो लिंग, वचन, कारक, काल से क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं, उनमें परिवर्तन आ जाता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। और सर्वनाम भी क्या है? विकारी शब्द या पद। पद के बारे में आप जानते होंगे, शब्द जो है उसको जब वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। सर्वनाम देखो दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम। नाम यानी संज्ञा। सर्व का अर्थ होता है सबका नाम। तो सर्वनाम का अर्थ क्या हो गया? सबका नाम। सबका नाम कैसे? जैसे मैं है या वह शब्द है, तो इस मैं का प्रयोग मैं मेरे लिए भी करूँगा, आप अपने लिए भी करेंगे। इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं वो सारे इस मैं का प्रयोग अपने लिए करेंगे। तो इस मैं का प्रयोग किसके लिए हुआ? सब के लिए हुआ। तो सर्वनाम का अर्थ क्या हो गया? सबका नाम। संज्ञा का क्या अर्थ था? नाम क्या था? सब नाम। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी स्थान है, उनका नाम क्या कहलाता है? संज्ञा। उनका नाम जो है वो संज्ञा कहलाती है। तो संज्ञा का अर्थ क्या हुआ? सब नाम। और सर्वनाम का अर्थ क्या हुआ? सबका नाम। तो दोनों का अर्थ समझ में आ गया। सर्वनाम का सबका नाम और संज्ञा का है सब नाम। अब सर्वनाम की परिभाषा देखिए, बहुत पढ़ी हुई है, आपको याद भी होगी, फिर भी मैं आपको यहां बता देता हूं एक बार। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा जो है, उस संज्ञा के स्थान पर अगर किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है
तो वह शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, राम अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर राम शब्द क्या है? संज्ञा है। इस राम शब्द की जगह वह पढ़ने में होशियार है। तो वह शब्द किसकी जगह आया है? राम की जगह। राम क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए सर्वनाम में क्या काम करता है या सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता और पुनरुक्ति से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यानी भाषा में सुंदरता लाने के लिए, संक्षिप्तता लाने के लिए और पुनरुक्ति से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम पढ़ने में बहुत होशियार है, राम हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम स्थान लाता है, राम हमेशा अपने बड़ों का आदर करता है। तो राम 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 जो शब्द बार बार आ रहा है, इससे बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो इससे भाषा में सुंदरता आ गई। संक्षिप्तता लाने के लिए बड़ा नाम है, उस नाम की जगह केवल मैं शब्द का प्रयोग करके भी काम चलाया जा सकता है। तो बड़ा नाम है राधा कृष्ण दास मालवीय, ये इतना बड़ा नाम है, उसकी जगह मैं या वह का प्रयोग किया जा सकता है। तो इससे क्या आ गई? संक्षिप्तता आ गई। और पुनरुक्ति, संज्ञा की पुनरुक्ति से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इतना अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, मूल रूप से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है कंप्यूटेशन की दृष्टि से। मूल रूप से सर्वनाम जो है कितने होते हैं? 11 होते हैं। मूल रूप से अगर पूछा जाए कि मूल रूप से सर्वनाम कितने होते हैं, तो मूल रूप से सर्वनाम जो है वो 11 होते हैं। अब 11 कौन कौन से हैं? मैं, तू, तुम नहीं है, तू जो है वो मूल सर्वनाम है। उसके बाद है आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। तो मूल रूप से कितने हो गए सर्वनाम? 11 सर्वनाम होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। ये 11 मूल रूप से सर्वनाम होते हैं। कंपटीशन का बहुत ही अच्छा प्रश्न बना है कि मूल रूप से सर्वनाम कितने होते हैं? तो 11 होते हैं।
अब बाकी के आपने पढ़े होंगे, मेरे लिए, हमको, हमें, तुम, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, ये सब क्या है, ये यौगिक सर्वनाम कहलाते हैं। मूल तो 11 है, बाकी के जो है वो किस में आते हैं, यौगिक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। यौगिक सर्वनाम क्या होता है, जब मूल सर्वनाम, ये 11 जो है, पर वचन कारक का प्रभाव पड़ता है, तब क्या बनता है, यौगिक सर्वनाम बनता है। बात समझ में आ गई। मूल रूप से तो ये 11 हो गए, फिर इनके ही जो रूप बाकी के हैं वो किससे बनते हैं, यौगिक से बनते हैं। उनको क्या कहते हैं, यौगिक सर्वनाम कहते हैं। यानी मूल जो सर्वनाम है उसके ऊपर वचन कारक इनका प्रभाव पड़ता है, तब यौगिक सर्वनाम बनते हैं। कैसे बनते हैं, एक उदाहरण से भी देखते हैं। अब देखिए, मैं जो है वो मूल सर्वनाम है। अब इस पर कारक का प्रभाव पड़ते ही ये यौगिक सर्वनाम, इसके यौगिक सर्वनाम बनते रहेंगे। कैसे बनते, देखिए, ये सारणी मैंने एक बनाई है, इधर कारक आ गया, इधर एक वचन आ गया, इधर बहुवचन लिख दिया। अब कर्ता कारक है, कर्ता कारक में मैं आएगा, मूल सर्वनाम आ गया, मैंने भी लिखते हैं इसको। अब कर्म कारक आ गया, कर्म कारक में क्या बन गया, मुझे या मुझको। मैं मूल सर्वनाम है, इसके यौगिक सर्वनाम इस प्रकार बन रहे हैं। करण से देखो, मुझसे या मेरे द्वारा, मुझसे आपने वाच्य में पढ़ा था, भाववाच्य में आता है से का प्रयोग भाववाच्य में, और के द्वारा का जो प्रयोग है वो कर्मवाच्य में आता है, ये आपने वाच्य में पढ़ा होगा। संप्रदान जो है, इसके लिए मैं जो मूल सर्वनाम है इसका हो जाएगा मेरे लिए। अपादान है, इसका हो जाएगा मुझसे। संबंध जो है, इसमें मैं का यौगिक रूप बन जाएगा मेरा, मेरी या मेरे। और अधिकरण में मुझ में, मुझ पर। तो मूल जो सर्वनाम है उस पर कारक, वचन आदि का प्रभाव जब पड़ता है तो उसके क्या बन जाते हैं, यौगिक सर्वनाम बने जाते हैं। बहुवचन में देखिए, हम, मैं का बहुवचन क्या है, हम। मुझे का हमें, मुझसे हमारे द्वारा, मेरे लिए हमारे लिए, मुझसे हमसे, मेरा, मेरी, मेरे, इसमें हमारा, हमारी, हमारे। मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर। तो इधर वाले तो ये एक वचन में है और इधर वाले बहुवचन में है। कहने का मतलब यही है कि मूल रूप से जो सर्वनाम होते हैं उनके ऊपर जब कारक वचन का प्रभाव पड़ता है तो वो यौगिक सर्वनाम बने जाते हैं। किस प्रकार बनते, ये मैंने अभी आपको बता दिया। अब कारक जो 8 होते हैं, लेकिन यहाँ कितने लिखे हुए हैं, 7 लिखे हुए हैं। अंतिम जो है संबोधन कारक, इसका सर्वनाम नहीं बनता है। संबोधन कारक जो है उसका सर्वनाम नहीं बनता है, यानी कहने का मतलब ये है सर्वनाम संबोधन कारक में नहीं होता है। अब जैसे एक उदाहरण देके, अरे राम, संज्ञा में तो आ गया अरे राम, लेकिन अरे में
अरे हम, तो सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता है। अब देखिए 2-3 कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूँ। संस्कृत में 6 कारक होते हैं और 7 विभक्तियाँ होती है। कंपटीशन का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संस्कृत में कितने कारक होते हैं? 6 कारक होते हैं और 7 विभक्तियाँ होती है। हिंदी में 8 कारक होते हैं और 8 ही विभक्तियाँ होती है। आगे देखिए, हिंदी भाषा में कर्ता के रूप में, कर्ता की जगह जो काम आने वाले पद होते हैं रूप में 2 ही पद कार्य करते हैं। कर्ता की जगह 2 ही पद आ सकते हैं। पहला पद तो है संज्ञा, जैसे राम पढ़ता है तो राम क्या हो गया? कर्ता हो गया, तो संज्ञा पद है राम। दूसरा है सर्वनाम पद, वह पढ़ता है। बस ये 2 संज्ञा पद और सर्वनाम पद, यही 2 जो है कर्ता की जगह काम आते हैं और कोई पद काम नहीं आता है। ये तो कंपटीशन की दृष्टि से सामान्य जानकारी आपके लिए हो गई। अब आगे चलिए, देखिए सर्वनाम के भेद, इंपॉर्टेंट आ रहा है, यहाँ से प्रश्न बनेगा आपका। सर्वनाम के 2 प्रकार से भेद किए जाते हैं, याद रखना 2 प्रकार से भेद किए जाते हैं। पहला है रूप या उत्पत्ति के आधार पर। कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से। पहला है रूप और उत्पत्ति के आधार पर। प्रश्न आ गया कि रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या आंसर होगा? 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। इन दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अगर प्रश्न आता है कि उत्पत्ति की दृष्टि से या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। मौलिक में मैंने आपको बता दिया 11 मौलिक सर्वनाम है, यानी जो मूल रूप से जन्म लेते हैं, जिनकी उत्पत्ति मूल रूप से हुई है, वो मौलिक सर्वनाम कहलाते हैं। और कारक और वचन आदि के प्रभाव से जो सर्वनाम बनते हैं वो सर्वनाम क्या कहलाते हैं? यौगिक सर्वनाम कहलाते। अब एक छोटा सा प्रश्न और बनता है यहाँ से, जो मौलिक सर्वनाम है 11 है, या ये 11 जो संख्या है वो किसने बताई है? कामता प्रसाद गुरु, इन्होंने ये मौलिक सर्वनाम की संख्या कितनी बताई है? 11 बताइए। तो 2 प्रश्न हो गए यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण, कि उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार के हो गए। दूसरा, जो 11 संख्या है वो किसने बताई है? कामता प्रसाद गुरु ने बताई है। अब दूसरे आधार पर देखिए, प्रयोग या व्याकरण के आधार पर, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, जो हम पढ़ते आ रहे हैं। अगर सीधा सीधा प्रश्न बनता है यहाँ से कि सर्वनाम के कितने भेद है, तो आपको कौन से भेद बताने हैं? प्रयोग के आधार पर ही बताने हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, कि अगर सीधा सीधा प्रश्न आता है आपके कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के आपको ये 6 भेद ही बताने हैं। ये 2 मत बता देना, नहीं तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर प्रश्न आता है कि उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताने हैं 2 भेद होते हैं। अब देखो, प्रयोग के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इनका जो क्रम है वो कोई निश्चित नहीं है कि पहले पुरुषवाचक आएगा या निश्चयवाचक आएगा, अनिश्चयवाचक आएगा, ऐसा कोई क्रम नहीं दिया होता है। तो आप इनको किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, याद कर सकते हो। एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ इसको याद करने की। वो क्या है?
ये देखो, अपना सपना, एक एक शब्द से एक एक सर्वनाम बन जाएगा। ऐसे निश्चयवाचक, पैसे पुरुषवाचक, न से निश्चयवाचक, से संबंधवाचक, पैसे प्रश्नवाचक, न से निजवाचक। तो आप इनको इस तरीके से भी याद कर सकते हो। क्रम कोई निश्चित नहीं है, किसी भी क्रम पर किसी का भी वर्णन कर सकते हो, कोई सा भी भेद लिख सकते हो। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखना। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि रूप या उत्पत्ति की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं, मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। और अगर प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं या प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आपको ये 6 भेद बताने हैं। अब इस मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम के बारे में पढ़ चुके हैं हम पहले। अब पढ़ेंगे प्रयोग या व्याकरण के आधार पर जो ये 6 भेद है, इनके बारे में पढ़ते हैं। अब पहला देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वनाम का भेद है। बहुत सारे प्रश्न पुरुषवाचक सर्वनाम से पूछे जाते हैं, और जो कन्फ्यूज वाले प्रश्न है या कन्फ्यूज जो होता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम से ही होता है। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखिए। जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता है, वह सर्वनाम जो स्त्री व पुरुष दोनों की जगह काम में आता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी पुरुष के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला जो सर्वनाम है वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इस पुरुष में स्त्री और पुरुष दोनों आ गए। यहाँ पुरुष का अर्थ हो गया मनुष्य। इस सर्वनाम में यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मैं, तू, आप, यह और वह आते हैं। मौलिक सर्वनाम 11 बताए थे, उन 11 में से 5 मैं, तू, आप, यह और वह, ये 5 पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से प्रश्न बन गया कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मौलिक रूप से कितने सर्वनाम आते हैं, तो कितने बताने आपको? 5। मैंने कहा था शुरू में जब अपनी क्लास शुरू की थी उस समय कहा था ये आज की जो क्लास है वो बहुत ही रोचक और कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। कंपटीशन के बहुत सारे प्रश्न इसमें मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप इस क्लास को, इस वीडियो को अंत तक देखना। पुरुषवाचक सर्वनाम की 3 स्थितियां होती है, यानी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। एक छोटा सा प्रश्न बनता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते। अब एक महत्वपूर्ण बात और बता रहा हूं मैं आपको। सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता है। उसका लिंग जो है वो किसके अनुसार बदलता है? क्रिया के अनुसार बदलता है। तो सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता है, वह या उसके लिंग का निर्धारण क्रिया के आधार पर
होता है या क्रिया से होता है। देखो कैसे, मैं फिल्म देखता हूँ। दूसरा वाक्य और लिख रहा हूँ, मैं फिल्म देखती हूँ। दोनों में ही मैं उपसर्ग आया है। ऊपर वाला किसको दर्शा रहा है? पुल्लिंग को दर्शा रहा है। नीचे वाला जो है वाक्य वो स्त्रीलिंग को दर्शा रहा है। तो दोनों में मैं आया है, इस वजह से इसमें इसका लिंग निर्धारण नहीं हो रहा है। इस सर्वनाम के आधार पर इस वाक्य का लिंग निर्धारण नहीं हो रहा है। यहाँ देखता है, इससे क्या पता चलता है? क्या ये पुल्लिंग है? तो सर्वनाम का लिंग निर्धारण किसके आधार पर हो रहा है? क्रिया के आधार पर हो रहा है। अंग्रेजी में तो ही और शी, वह पुरुष के लिए ही आ गया और स्त्री के लिए शी आ गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैं शब्द जो है वो दोनों के लिए आया है। तो सर्वनाम का निर्धारण जो है, लिंग का निर्धारण जो है वो किसके अनुसार होता है? क्रिया के आधार पर होता है। एक कंपटीशन का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन गया कि सर्वनाम के लिंग का निर्धारण किस आधार पर होता है। तो कंपटीशन के बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न आपको मैं इसमें और बताऊंगा। अब आगे देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में पहला जो भेद है उत्तम पुरुष, वो देखिए। जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए किया जाता है या हो, वो उत्तम पुरुष कहलाता है। यानी बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं मेरे लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करूँगा वो किस में आएगा? उत्तम पुरुष में आएगा। लिखने वाला, मैं लिख रहा हूँ, तो मेरे लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग मैं करूँगा वो उत्तम पुरुष कहलाएगा। अब बोलने वाला कौन हो गया? वक्ता हो गया। लिखने वाला कौन हो गया? लेखक हो गया। वक्ता और लेखक दोनों किसके अंतर्गत आएंगे? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। कंपटीशन का बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से। वक्ता और लेखक जो है वो कौन से पुरुष में आते हैं? तो उत्तम पुरुष में आते हैं, ध्यान रखना। इसके अंतर्गत मैं और हम, मूल रूप से अगर सर्वनाम ये पूछा जाए कि उत्तम पुरुष में मूल रूप से कौन सा सर्वनाम आता है, तो आपको क्या बताना है? मैं बताना है। हम जो है वह क्या है? इसका बहुवचन रूप है। तो मूल रूप से क्या होता है? मैं ही होता है। याद रखना, कंपटीशन की दृष्टि से बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं। वाक्य देखिए, मैं कहता हूँ कि नदियाँ सूखती जा रही है। मैं, इसमें कहने वाला कौन है? मैं। तो मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुष। कहने वाला जो है अपने लिए किस सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है? मैं का प्रयोग कर रहा है, इसलिए ये किस में आ गया? उत्तम पुरुष में आ गया। मैं और हम से बनने वाले जितने भी शब्द हैं, मेरे लिए, मुझे, मुझको, हम, हमें, हमारे लिए, ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखना ये बात। लेकिन अगर मूल रूप से पूछा जाए तो मूल रूप से केवल एक ही सर्वनाम इसमें आता है, कौन सा? मैं। दूसरा भेद देखिए, मध्यम पुरुष जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बातें की जाए उसके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम क्या कहलाता है? मध्यम पुरुष कहलाता है। मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप कुछ
सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, तो आपके लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा वो क्या होगा? मध्यम पुरुष होगा। बात समझ में आ गई? मैं मेरे लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करूँगा वो उत्तम पुरुष में आ जाएगा, और आप के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होगा, आप मेरी बातें सुन रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष में आएंगे। अब इसमें सुनने वाला कौन हो गया? श्रोता और पाठक। ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। कंपटीशन में अगर पूछा जाए कि श्रोता और पाठक जो है वो कौन से पुरुष के अंतर्गत आते हैं, तो आपको बताना है मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इसमें देखो कौन कौन से मौलिक सर्वनाम आते हैं। एक तो तू हो गया और एक आप हो गया। ये दो मौलिक जो सर्वनाम है ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब इनसे बनने वाले जितने भी शब्द हैं, तुम, तुम्हारा, तुम्हारे लिए, आप, आपका, आपके लिए, ये सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। आप जो है ये 2-3 जगह प्रयोग किया जाता है इसका। यहाँ पर ये सम्मान सूचक शब्द है, अपने से बड़ों के लिए आप शब्द काम में लिया जाता है। तो अगर सम्मान सूचक शब्द की जगह आ रहा है तो मध्यम पुरुष में आ जाएगा। इसके बारे में जब अपना जो ये वीडियो या जो अपनी क्लास है ये जब समाप्त होगी उस समय मैं आपको इसमें बताऊंगा इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। सर्वनाम जो है बिंदु जो है ये हम 2 क्लासों में पूरा करेंगे। तो जब अंतिम क्लास होगी इसके बाद उसमें मैं इसको अच्छी तरह से आपको बता दूंगा। वाक्य देखिए, मैंने आपसे कहा था कि वह बीमार है। तो आपसे जो शब्द है ये क्या है? मध्यम पुरुष है। मैंने जो शब्द है वो क्या है? उत्तम पुरुष है। इतना समझ में आ गया? ध्यान रखना, कंपटीशन के बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न इसमें बने। पुरुषवाचक सर्वनाम में उसका तीसरा भेद देखिए, अन्य पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग उसके लिए जिसके विषय में कुछ कहा जाए, अगर उसके लिए उसका प्रयोग होता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी मैं बोल रहा हूँ, मैं मेरे लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता हूँ वो उत्तम पुरुष हो गया। आप मेरी बात सुन रहे हो, मैं आपसे कह रहा हूँ, तो आपकी जगह जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है वह मध्यम पुरुष हो गया। और मैं और आप जिस तीसरे की बात कर रहे हैं वह तीसरा क्या हो गया? अन्य पुरुष हो गया। हम दोनों जिसकी बात कर रहे हैं वो अन्य पुरुष हो गया। बात समझ में आ गई? मैं मेरे लिए मैं कुछ कह रहा हूँ, मेरे लिए उत्तम पुरुष, आप सुन रहे हो, आपके लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है वो मध्यम पुरुष है, और हम जो बात कर रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं वो अन्य पुरुष में आ गया। या इसको इस तरीके से समझ लो, वक्ता और लेखक जो है वह उत्तम पुरुष में आते हैं, श्रोता और पाठक जो है वह मध्यम पुरुष में आते हैं, और इनके अलावा जो बच गया वो किस में आता है? अन्य पुरुष में आता है। अब इसके अंतर्गत यह और वह सर्वनाम आते हैं। मूल रूप से ये 2 सर्वनाम है, ये मौलिक सर्वनाम है, यह है और वह, ये आते हैं। अब इनके यौगिक जो रूप है वो भी इसमें प्रयुक्त किए जाते हैं। वे है, वह है, वे, ये, इन्होंने, उन्होंने, ये सारे के सारे जो है इसके अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन मूल रूप से ये 2 ही आते हैं। तो पुरुषवाचक में हमने कितने पढ़े थे? मूल रूप से सर्वनाम 5। कितने बताए थे मैंने? 5 बताए थे। मैं, तू, आप, यह और वह। तो मैं का प्रयोग उत्तम पुरुष में, तू और आप का प्रयोग मध्यम पुरुष में, और यह और वह का प्रयोग अन्य पुरुष में। वाक्य देखिए, मैंने आपको बताया था कि वह पढ़ने में कमज़ोर है। तो ये मैंने जो है ये क्या है? उत्तम पुरुष। आपको क्या है? मध्यम पुरुष। वह
आप देखो, मैं आपको बता रहा हूं तो मैं क्या हो गया, बोलने वाला, वक्ता, वक्ता के लिए प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष, आपसे कह रहा हूं आप मध्यम पुरुष, और हम दोनों किसकी बात कर रहे हैं, वह की बात कर रहे हैं, तो वह क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया। बात समझ में आ गई, तीनों पुरुष हो गए। अब एक महत्वपूर्ण और बात छोटी सी बता रहा हूं, आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी जो है इस बात को गलत करते हैं। अन्य पुरुष का दूसरा नाम क्या है, प्रथम पुरुष। याद रखना, प्रथम पुरुष भी किसको कहते हैं, अन्य पुरुष को ही कहते हैं। ज़्यादातर विद्यार्थी क्या गलती कर देते हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद करते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, लेकिन ये प्रथम पुरुष जो है किसका रूप है, अन्य पुरुष का ही दूसरा नाम है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मैंने कंपटीशन के बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न इसमें आपको बताए हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये क्लास जो है, आज की जो क्लास है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो वीडियो को आपको किसी भी क्लास जो है या जो हमारा वीडियो है उसको आपको अंत तक देखना है। बहुत सारे कंपटीशन के प्रश्न इसमें से आपके क्लियर होते हैं। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इसका लाभ और आपके मित्रों को प्राप्त हो सके। इसके आगे वाला जो भाग है, सर्वनाम भाग 2, वह जल्दी ही आपके सामने आएगा। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।